ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटीन का कन्फर्मेशंस होता है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, उसमें हम लोगों ने अल्फ़ा हेलिक्स को देखा था और वेरियस टाइप ऑफ जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसके बारे में भी देखा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, हेलिकल नेट मॉडल्स, उसको भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ जो अल्फ़ा हेलिक्स थे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखा था। आज हम लोग देखेंगे बीटा शीट्स, ठीक है। और बीटा शीट्स के अलावा जो रैंडम कॉइल होता है और टर्न होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बीटा प्लेटेड शीट्स। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती है दैट इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड बाई पॉलिन एंड कोहरी, ठीक है, 1953 में ये दिया गया था। और ये बोल रहे हैं ना कि ये जो कन्फर्मेशंस होती है ये मिनिमम एनर्जी और स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। देखो अल्फ़ा हेलिक्स जो था, अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है, वो भी क्या था, एक तरीके से स्टेबल कन्फर्मेशन था क्योंकि उसके पास मिनिमम एनर्जी थी। ये जो सेकेंड कन्फर्मेशन है बीटा शीट्स, ठीक है, या बीटा टर्न, ठीक है, ये भी एक तरीके का स्टेबल कन्फर्मेशन है, यानी कि इसके पास भी लोअर एनर्जी होगी, बट ये अल्फ़ा हेलिक्स से कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक, इसको हम लोग बोला गया कि सेकेंड एक तरीके से स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है। और बीटा इसको इसलिए बोले क्योंकि जो पहला अल्फ़ा हेलिक्स जो खोजा गया, जो हेलिकल कन्फर्मेशन खोजा गया था, उसको अल्फ़ा हेलिक्स नाम दे दिया गया था। तो अल्फ़ा के बाद आपका बीटा पड़ता है, तो सिक्वेंसली इसको बोल दिया गया कि दैट इज़ बीटा। ये बोल रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये जो बोल रहे हैं कि द फॉर्मर ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स डिपेंड ऑन इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, although intramolecular hydrogen bonds are also present. इट मीन्स ये है कि जैसे बीटा शीट्स में एक ये आपका गया, ठीक है, और एक दूसरा टर्न गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्फ़ा हेलिक्स में मतलब एक ही चेन के अंदर ये था हेलिक्स के। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो मान लो कि इस पेप्टाइड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास आपका हाइड्रोजन है और कार्बन अल्फ़ा के पास मान लो O है, ठीक है, तो इसके बीच में भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एज वेल एज यहाँ पे सपोज दो कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके बीच में भी हो सकता है। यानी कि इस चेन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और इस चेन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो अगर सेम चेन के अंदर, इस चेन के अंदर ही हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरचेन, ठीक है। और अगर एक चेन और दूसरे चेन के बीच में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर या इंट्राचेन, ठीक है। तो इंटरचेन और इंट्राचेन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। इसमें ये बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्लेन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप ऑफ एडिशनल चेन। तो ये तो यहाँ पे हम लोग इसमें भी सेकेंड वाले पॉइंट में देख लिए कि अगर ये चेन है, ठीक है, और ये दूसरी चेन है पेप्टाइड की, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में तो हो सकता है, बट ज़्यादातर ये देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर मान लो कि इसका कार्बन है और इसका ऑक्सीजन, तो ये किससे करेगा बॉन्ड, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। तो ये पॉइंट यही बोल रहे हैं कि प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्लेन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH ग्रुप ऑफ एडजेसेंट चेन, मतलब एक ये और एक दूसरा। तीसरा, और उस अल्फ़ा हेलिक्स में क्या था, अल्फ़ा हेलिक्स में जो था वो सेम ये पेप्टाइड अगर है, ठीक है, तो सेम पेप्टाइड में मतलब था एक तरीके से विद इन पेप्टाइड बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक ये चेन है और ये दूसरी चेन है, इसके बीच में है। क्लियर। इसमें अल्फ़ा हेलिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो R ग्रुप है वो बाहर होते थे, ठीक है। इसमें भी ये दे रहे हैं कि द R ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स अमीनो एसिड्स इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टरनेटिवली प्रोजेक्ट्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ शीट्स।
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो आर ग्रुप होता है, पहले ऐसे, फिर एक बिलो, फिर एबव, इस तरीके से। सपोज दैट कि एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, तो इसका एबव, इसका बिलो एंड इसका एबव, और इस तरीके से आगे आगे तरफ देखेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड होती है। मतलब अगर इसको इस तरीके से हम लोग ये करें तो एक बिलो होगा, एक एबव होगा, एक बिलो होगा, और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। एक नीचे, ऊपर और एक साइड से, इस तरीके से। तो ये बोला कि आर ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट अमीनो एसिड्स इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टरनेटिवली प्रोजेक्ट एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ शीट्स। अगर हम ये बोलें कि ये शीट्स है, मतलब तो अगर ये दो एक ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा बीटा शीट्स का, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि ये जो बीटा शीट्स होती है ना, उसके पास भी लो एनर्जी होती है और स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है। चूँकि अल्फ़ा हेलिक्स कॉन्फॉर्मेशन अल्फ़ा पहले डिस्कवर किया गया था, तो इसका बीटा नाम दे दिया गया था। ये शीट्स के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज़, ये एक्सटेंडेड होता है। वो क्या होता है, ये कॉइल्ड होता था अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स क्या होगी, एक्सटेंडेड होगी एक तरीके से। यानी इसमें अमीनो एसिड जो होंगे ना, वो कंपैरेटिवली दूर दूर होंगे। ये दूसरा पॉइंट क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके था कि सेम चेन में हो सकता है या दूसरे चेन के बीच भी हो सकता है। तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन में सिर्फ कार्बन के पास जो ऑक्सीजन होता है वो, और नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है, इसके बीच में होता है। तो ये पॉइंट बोले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर ग्रुप का, ये लेकर इन्होंने बोला है कि आर जो ग्रुप होता है वो अगर ये प्लेन है तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, फिर एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, इस तरीके से करके होगा। अब बीटा जो शीट स्ट्रक्चर है वो अराइज की हुई, क्वेश्चन ये उठता है। अल्फा हेलिक्स तो ठीक है, अल्फा हेलिक्स तो अपना हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन है। बीटा शीट्स ओरिजिनेट होने के लिए कौन से अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इमेजिनरी एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि अमीनो एसिड लीनियरली अरेंज्ड है। बट चूंकि इस पे आर बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक है, आर ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बल्कि ग्रुप हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका फाई, साई और ओमेगा, ये जो डाईहेड्रल एंगल हैं वो रोटेट होते हैं, और सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं अल्फा हेलिक्स अराइज होती है। अब ये अगर एमिनो एसिड अगर वैरी किए तो ये बीटा प्लेटेड शीट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि जो एमिनो एसिड ग्लाइसिन और एलेनिन होते हैं ना, ये दो चीज़ अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है इसमें चेन में, तो ये फिर एक तरीके से बीटा प्लेटेड शीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये बोले कि द बीटा शीट स्ट्रक्चर आर क्वाइट कॉमन इन नेचर एंड आर फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो बीटा शीट्स ऐसा नहीं है कि अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, ये भी एक तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ज़्यादातर फेवर किया जाता है आपके ग्लाइसिन और एलेनिन के थ्रू, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि द बीटा प्लेटेड शीट डिफर मार्केटली फ्रॉम द रॉड लाइक अल्फा हेलिक्स। तो ये तो मैंने बोल ही दिया कि अल्फा हेलिक्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, बीटा शीट्स क्या है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगी। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन बीटा प्लेटेड शीट्स कॉल बीटा स्ट्रैंड हैज़ फुल्ली एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशंस। तो ये तो मैंने भी बोला कि ये एक तरीके से फुल्ली एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन होती है। ये टाइटली कॉइल पैक नहीं होती जैसे कि अल्फा हेलिक्स होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्फा हेलिक्स टाइटली कॉइल पैक स्ट्रक्चर है तो एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड पास में होंगे। लेकिन अगर एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन है तो दो एमिनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। यही पॉइंट दूसरे वाले में एक्सप्लेन किया गया है। द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एमिनो एसिड्स इन बीटा प्लेटेड शीट्स आर 3.5 एंगस्ट्रॉम, बट इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स इट वाज 1.5 एंगस्ट्रॉम। यानी कि कम किस में है, अल्फा हेलिक्स में। अल्फा हेलिक्स में देखेंगे कि 1.5 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम बोल सकते हैं कि 0.15 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे दो एमिनो एसिड होते हैं अगर ये टाइटली कॉइल्ड है। बट ये जो आपका बीटा प्लेटेड शीट होती है इसमें ये डिस्टेंस बढ़ जाती है और कितना हो जाता है 0.35 नैनोमीटर्स या 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये
दूसरा पॉइंट यही बताता है कि एक्सियल डिस्टेंस बढ़ जाती है अमीनो एसिड के बीच में। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि बीटा शीट्स इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड CO ग्रुप इन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड स्टैंड। यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि जो अल्फा हेलिक्स में हम लोगों ने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। बीटा शीट्स में भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी स्टेबलाइज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही, बट इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम चेन होती है, मतलब सेम चेन में ही होता है। और इसमें क्या होगा, एक ये पेप्टाइड है और एक दूसरा पेप्टाइड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट ये बोले हैं। तो ओवरऑल ये जो फर्स्ट पेज है बीटा प्लेटेड शीट्स का, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों का जो आउटकम आया, ठीक है, पहला ये था कि ये भी लोअर एनर्जी का होता है, लोअर एनर्जी स्टेट। दूसरा ये भी स्टेबल होता है। बीटा इसलिए इसको बोले क्योंकि अल्फा हेलिक्स पहले आ गया था, तो इसी के सीक्वेंस में इसको हम लोग बीटा बोल दिए थे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होगा, बिटवीन टू चेन या इन द सेम चेन, मतलब इंटर चेन भी हो सकता है और इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इसको बोला गया था, ये जो ग्लाइसिन और एलेनिन होते हैं, ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ये क्या करते हैं, ये बीटा शीट्स को फेवर करते हैं, बीटा शीट्स को फेवर करते हैं, क्लियर। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोगों को इस पेज से समझ में आया कि जो अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स क्या होता है, टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि बीटा शीट्स क्या है, बीटा शीट्स जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। और ये टाइटली कॉइल्ड होने की वजह से जो अल्फा हेलिक्स है 0.15 नैनोमीटर डिस्टेंस होती है दो अमीनो एसिड के बीच में, जबकि बीटा शीट्स में जो एक्सटेंडेड होता है ये डिस्टेंस बढ़ के ज़्यादा हो जाती है, और कितना हो जाती है, 0.35 नैनोमीटर, क्लियर। तो ये फर्स्ट पेज तो हम लोगों का हो गया। अब ये क्या होता है ना कि जो बीटा प्लेटेड शीट्स है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। बीटा प्लेटेड जो शीट है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, किसके बेसिस पे, देखो पहला तो ये है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो हम इसका जो NH3 ग्रुप होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एक पेप्टाइड चेन का इस तरीके के स्ट्रक्चर और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड भी सिमिलर एक तरीके से है, ठीक है, तो अगर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये तो पैरेलल हो गया ना, इसको पैरेलल बोलेंगे। लेकिन अगर दूसरा पॉलीपेप्टाइड है जिसका NH3 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है और कार्बोक्सिलिक जो एंड है वो राइट हैंड साइड है, और दूसरे का जो है NH3 एंड अगर राइट हैंड साइड है और कार्बोक्सिलिक एंड लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो चेन के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। ये तो देखने से समझ में आ रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो यही बीटा शीट्स को आगे चल के हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पैरेलल क्या होता है और एंटी पैरेलल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जो एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स, इसमें ये देखेंगे कि ये अगर एन टर्मिनल है और ये क्या है, सी टर्मिनल, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा एक तरीके से एन टर्मिनल और ये हो जाएगा आपका सी टर्मिनल। फर्स्ट वाले बात में मैंने ये बोला था कि देखो इसमें आर ग्रुप इधर है, फिर एक आर ग्रुप नीचे है, ठीक है, तीसरा आर ग्रुप ऊपर है, एक तरीके से ये एक तरीके से इस तरीके की कन्फर्मेशन होती है।
और इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, H बॉन्ड हो रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंगल है वो कितना है, 180 है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट बोले हैं कि द अल्टरनेटिव चेन हैव देयर एन टर्मिनल एंड ऑन द सेम साइड ऑफ सीट्स while the C terminal end lies on the opposite end. The structure is known as anti-parallel beta sheet. तो ये तो सबको समझ में आया कि एक C end इधर होगा तो दूसरे वाला का C end इस साइड होगा, क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑकर बिटवीन नाइबर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये भी हमको पता है कि एक ये मान लो कि ये इसका ये पड़ोसी हो गया तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट है। और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होती है ना वो स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 होता है। और ये जो होता है ना ये कॉमन देखने को मिलता है। अभी पैरेलल वाले में देखेंगे हम लोग, पैरेलल में क्या होगा कि ये उतना कॉमन नहीं होता है जितना कि एंटी पैरेलल कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी पैरेलल है ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है 180 है, जबकि उसमें देखेंगे कि 180 नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होता है। इसका जो एग्जांपल है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का वो सिल्क फाइब्रिन एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल बीटा शीट। तो पैरेलल बीटा शीट्स में देखो ये बोल रहे हैं कि अगर कार्बन एंड इधर है तो दूसरे वाले चेन का भी कार्बन एंड इधर ही होगा, इसका अगर एन एंड इधर है तो दूसरे वाले चेन का एन एंड भी इधर ही होगा। तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रेट नहीं बन रहा है, मतलब 180 नहीं बन रहा है, उससे कम बन रहा है। ये कितना बन रहा है यहाँ पे देखोगे कि 150 डिग्री बन रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, ये क्या होता है एक तरीके से लेस स्टेबल होता है। और अगर लेस स्टेबल होगा तो आप जानते हो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी पाए जाने की वो कम होगी, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू एंटी पैरेलल बीटा शीट से ये थोड़ा सा कम होता है, क्लियर। ये बोल रहे हैं कि नॉट स्टेबल एंड रेयर। तो ये दोनों हम लोगों ने देखा कि पैरेलल बीटा शीट्स और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स क्या होती हैं, और बीटा शीट्स का भी हम लोगों ने देखा कि वो एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। रैंडम कॉइल, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला था कि ग्लाइसिन जो होता है वो, और एक दूसरा वाला भी एमिनो एसिड होता है जिसको हम लोगों ने बोला था एलेनिन, ठीक है। ग्लाइसिन और एलेनिन ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा शीट्स के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये आपका होता है COO- और NH3+ हाइड्रोजन, और ये जो R ग्रुप होता है ग्लाइसिन की जगह पे इसमें क्या होगा R, ये जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। यानी कि अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, अगर मान लो कि ये R है और हाइड्रोजन दोनों में अगर देखा जाए तो R अगर मान लो कि बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बल्कि ग्रुप बोल सकते हैं, या R जो होता है एसिडिक भी हो सकता है, R बेसिक भी हो सकता है, ठीक है, OH ग्रुप कंटेनिंग भी हो सकता है। लेकिन जो ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कि ये बहुत ही छोटा होता है, ग्लाइसिन की जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल होती है, और इसकी वजह से इसका जो फाई और साई एंगल होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब इसकी रोटेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कॉज करता है। R ग्रुप अगर H हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इस रोटेशन को, मैक्सिमम रोटेशन एक तरीके से ये कॉज करेगा, और इसी वजह से जो होता है वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन नहीं बना पाता है, जैसा कि अल्फा हेलिक्स में देखने को मिल रहा था, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 2 एमिनो एसिड होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं स्ट्रक्चर कॉन्फॉर्मेशंस के लिए। एक तो ये ग्लाइसिन हो गया, क्योंकि ये इतना छोटा होता है ना
कि इसका फाई और साई वो मैक्सिमम एक तरीके से हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ होता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रोलिन। तो प्रोलिन जो होता है ना वो एक्चुअली फिक्स कर देता है, वो रिजिड स्ट्रक्चर एक तरीके से कर देता है, उसमें जो रोटेशन प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये दोनों जो होते हैं ना प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रैंडम कॉइल, ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि रैंडम कॉइल का स्ट्रक्चर क्यों अराइज होता है, ठीक है। और इसको ये बोला गया कि ये एक तरीके का थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है रैंडम कॉइल। फर्स्ट क्या था, अल्फा, दूसरा था बीटा, और तीसरा इसको बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कि जब मान लो कि अल्फा हेलिक्स बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो अमीनो एसिड में अगर आर ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है, या तो फिर एक तरीके से चार्ज्ड है। बल्कि ग्रुप में देखो जैसे आइसोल्यूसिन आ जाएगा, चार्ज वाले में क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड्स एंड एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो अगर मान लो बल्कि ग्रुप है ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से जो एक कॉन्फर्मेशन अटेंड होनी चाहिए ना अल्फा हेलिक्स की, वो नहीं हो पाती है, और ये रैंडम एक तरीके से कॉइल हो जाता है। समझ में आया ये चीज़? तो इसलिए रैंडम कॉइल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें जो आर ग्रुप है वो क्या होगा, या तो बल्कि होगा या तो एक तरीके से चार्ज्ड होगा, ठीक है। तीसरा चीज़ बोल रहे हैं कि जो अल्फा हेलिक्स था वो क्या था, एक वेल डिफाइंड कॉइल स्ट्रक्चर था, सब चीज़ उसका क्लियर था। बीटा शीट्स में भी ऑलमोस्ट मतलब चीज़ें क्लियर कट थी, कैसे क्या है। रैंडम तो नाम ही मतलब रैंडम है फिर, ठीक है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड पॉइंट यही इस चीज़ को लेके बोल रहे हैं कि आर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट पोर्शंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ये क्या करता है, लेक अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको हम बोल सकें कि ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, मतलब ये इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम कॉइल, ठीक है। तो एक ये पहला हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स, फिर बीटा शीट्स, और ये हम लोगों ने देखा रैंडम कॉइल। लास्ट जो इसमें बीटा जो सेकेंडरी कॉन्फर्मेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा टर्न, या एक तरीके से बीटा बैंड बोलते हैं, बेंट। तो इसमें देखो क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये सपोज दैट, ठीक है, बेंड का मतलब क्या होता है, मुड़ा होना एक तरीके से, यानी कि अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुड़ी हुई है, तो ये जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है बेंड होने के लिए, ठीक है, वो देखा जाएगा कि यहाँ पे एक तरीके से पाया जाएगा। तो ये जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अगर मान लो कि ये कोई प्रोटीन है तो ये सरफेस पे देखेंगे ना कि ज़्यादा मुड़ी हुई है, फिर सरफेस पे ये चीज़ें ज़्यादा मुड़ी हुई होती हैं। तो ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर सरफेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको एक और नाम यहाँ पे दे दिए हैं, रिवर्स टर्न। यहाँ पे देखो रिवर्स टर्न का मतलब अब ये जा रहा है ऐसे हो गया, फिर मतलब टोटली क्या है, 180 डिग्री रिटर्न, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं यू टर्न ले लिया, मतलब ऐसे कोई जा रहा है और यू टर्न ले रहा है, ठीक है। तो यू टर्न भी बोल सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशंस होता है। चलो तो इसका एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें मेंशन है। ये फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि बीटा टर्न इज ऑफ्टन फाउंड वेयर अ पॉलीपेप्टाइड चेन अब्रप्टली रिवर्स डायरेक्शंस। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये फॉरवर्ड, तो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है दूसरा पॉइंट कि बीटा टर्न्स यूजुअली कनेक्ट द एंड ऑफ टू एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स, हेंस द नेम। ये देखो जैसे एक ये पेप्टाइड है, ये दूसरा पेप्टाइड है, ठीक है। तो अगर ये एक तरीके से सरफेस पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बेंट एक तरीके से, या बीटा टर्न बोलते हैं, कि ये जो बीटा शीट्स है
इनके बीच में सपोज दैट कि बीटा शीट है एक्सटेंडेड फॉर्म, तो ये जो टर्न बीटा शीट ले रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिएगा, बीटा टर्न या बीटा बेंड। बेंड का मतलब बीटा एक तरीके से मुड़ रही है, या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, तो इसको हेयर पिन बैंड एक तरीके से बोलते हैं। समझ में? दूसरा वाला पॉइंट जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो यही बोलना है कि एक अगर दो पेप्टाइड हैं तो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है टर्न के थ्रू, हैंस नेम इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है, इस बीटा बेंड में या बीटा बेंड या बीटा टर्न में 4 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 4 जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है, देखो ये एमिनो एसिड फर्स्ट, ठीक है, ये एमिनो एसिड सेकेंड, ये एमिनो एसिड थर्ड और ये एमिनो एसिड फोर्थ। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, इसको अगर एन कंसीडर किया गया इस एमिनो एसिड 1 को, दूसरे वाले को क्या बोला गया, n+1, n+2 और n+3। तो अगर मान लो एक इधर से चेन है एक इधर से चेन है, तो n+1 और n+2 ये सरफेस पे होंगे, ये एमिनो एसिड, ठीक है, और जो n होता है और n+3 इसके बीच में देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हुई है यहाँ पे। यानी कि जो बीटा बेंड या बीटा टर्न में जो 4 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एमिनो एसिड फर्स्ट एंड फोर्थ में, यानी कि n एंड n+3, ये n हो गया, n+1, n+2 और ये n+3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बीटा टर्न या बीटा बैंड या हेयर पिन बैंड किसके बीच में होती है, 1 एंड 4 के बीच में, या n एंड n+3 के बीच में। और ये जो टर्न है, ठीक है, बीटा बैंड, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एमिनो एसिड्स होते हैं वो है आपका ग्लाइसिन एंड प्रोलिन रेसिड्यू। ये मतलब एक तरीके से फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं बीटा टर्न्स पे, ठीक है। और ये इसका रीज़न बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लाइसिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है एंड फ्लैक्सिबल होता है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि इसका जो फाई और जो साई होता है डाइहेड्रल एंगल, उसकी जो रोटेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ग्लाइसिन की, और प्रोलिन की बहुत ही कम। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर एक तरीके से अराइज होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ग्लाइसिन एंड प्रोलिन रेसिड्यू ऑफ्टन ऑकर इन बीटा टर्न, फॉर्मर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि दूसरा जो होता है लेटर बिकॉज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द इम्यूनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलाइन इरेजली अज्यूम सिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो ज़्यादा एक तरीके से मूव नहीं होता है और सिस कॉन्फ़िगरेशंस में होता है, ठीक है। और लास्ट ये बोल रहे हैं कि इसको हम लोग रिवर्स टर्न भी एक तरीके से बोला गया। बीटा टर्न जो है या बीटा बैंड या हेयर पिन जो बैंड है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टाइप 1, ठीक है, और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ना, टाइप 1 जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2, मतलब ये जो होता है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, और टाइप 2 जो होता है वो उतना फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें एक चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि जो बीटा टर्न होता है, जो टाइप 2 होता है, उसमें ग्लाइसिन होता है थर्ड रेसिड्यू, मतलब ये जो तीसरा वाला जो रेसिड्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, ग्लाइसिन का होगा। यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये अगर ग्लाइसिन है तो ये टाइप 2 वाले में एक तरीके से काउंट किया जाएगा। बीटा टर्न, बीटा बैंड या हेयर पिन बैंड 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में ये जो थर्ड एमिनो एसिड होता है वो ज़्यादातर ग्लाइसिन होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट बोला गया है। और इसमें देखो ग्लाइसिन होने की वजह से, ये थर्ड ग्लाइसिन होने की वजह से जो आर जो बल्कि ग्रुप है वो इसमें नहीं है, और इसकी वजह से ये जो रोटेशन होता है ना, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है,
टाइप सेकेंड में स्टेरिक हिंड्रेंस उतना नहीं देखने को मिलेगा थर्ड अमीनो एसिड की वजह से। और इसमें देखेंगे कि क्या है, आर आपका एक बल्कि ग्रुप है, तो ये एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर सकता है। एनीवे टाइप 1 और टाइप 2 में जो आप मेजर डिफरेंस ये बताएंगे कि टाइप 1 जो होता है वो फ्रिक्वेंटली 2 गुना मिलता है एज कम्पेयर टू टाइप 2। मतलब जितना अगर टाइप 1 अगर मान लो कि 2 है तो इसका अमाउंट लगभग 4 होगा, मतलब 2 टाइम्स हायर होता है टाइप 1। ठीक, टाइप 2 का जो रिकॉग्निशन पैटर्न है वो क्या है कि जो थर्ड अमीनो एसिड होगा वो आपका एक तरीके से क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। ओके, तो ये आज हम लोगों ने बीटा शीट्स देखा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे स्लाइड्स वो मोस्ट अवेटेड आपका है रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट पे ही बस एक वो लास्ट लेक्चर होगा और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो ग्लाइसिन है, ठीक है, वो अपना क्या करामात दिखाता है। प्रोलीन का भी देखेंगे, प्रोलीन की फाइंडिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोगों का होगा रामाचंद्रन प्लॉट पे, और उसके बाद से हम लोग प्रोटीन कॉन्फर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।